मैं रफीक अहमद, आप देख रहे हैं इस वक्त न्यूज इंडिया तक के लाइव फेसबुक पेज को। मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है। हालांकि ये किसी तरह के इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। इनको पूरे हिंदुस्तान जो है, पूरी जनता जानती है इनको बहुत तरीके से। ये है राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की, डॉक्टर रागिनी नायक जी मेरे साथ है। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस लाइव धन्यवाद। सेशन में। सबसे पहली बात, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इलेक्शन का जो एक दौर चल रहा है बिहार में, वो कांग्रेस पार्टी के लिए कितना मायने रखता है? सबसे पहला सवाल आपके लिए यही होगा। देखिए, मुझे लगता है कि हर प्रदेश का चुनाव कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और खास तौर से बिहार और ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार पिछली बार जो बिहार का जनादेश था उसको रौंद कर और एक तरह से विश्वासघात करके नीतीश कुमार जी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के सहभागी बन गए, मैं समझती हूँ जनता के आक्रोश को उस दिशा की तरफ ले जाना बहुत ज्यादा जरूरी हमारे लिए था, क्योंकि लोकतंत्र का अपमान नहीं होना चाहिए। आप देखिए, जनतंत्र में पहले जन आता है फिर तंत्र आता है, यानी कि जितना तामझाम है, पैराफर्नालिया है, वो सब कुछ जनता के लिए। तो जनता जो निर्धारित करे, बार बार भारतीय जनता पार्टी ये करती है कि जहां जीत कर नहीं आती, गलत तरीकों से सरकार बनाने का काम करती है। तो उस दिशा में लोकतंत्र के हनन को रोकने के लिए मैं समझती हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। जी, राजनीति जी, एक बात बताइएगा कि कांग्रेस जो है लगभग 70 सीटों से लड़ रही है महागठबंधन का पार्ट बनकर। वहीं पर राजद 144 सीटों पर लड़ रही है और अन्य जो है लगभग 25 सीटें वाले। और ये जो सीटों का बंटवारा हुआ, क्या कांग्रेस पार्टी, ऐसा नहीं हो सकता था कि इनको आधे आधे पर खुद से लड़ाई लड़े? क्या कांग्रेस अभी भी अपने आप को बैकफुट पे देख रही है बिहार में? देखिए, कोalition पॉलिटिक्स जो है और जिसे हम कहते हैं कि गठबंधन का धर्म, वो कांग्रेस पार्टी बखूबी निभाती है। उसी के आप बिल्कुल विपरीत देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अपने ही घटक दलों का अपमान करती है, यानी कि अपना कद बढ़ाने के लिए वो अपने साथियों के पैर काटती है, अपनी लकीर को ऊंचा करने के लिए दूसरे की लकीर मिटाने का काम करती है। इसीलिए आप देखिए कि उनके कोalition के पार्टनर्स कैसे छूटते हुए जा रहे हैं। शिवसेना चली गई, अकाली दल ने पंजाब में छोड़ दिया, और अब आप देखिए कि जदयू को भी भारतीय जनता पार्टी उनकी हैसियत कम करने के लिए भी प्रत्यक्ष रूप से उनसे गठबंधन किए है और परोक्ष रूप से लोजपा के साथ ठगबंधन किए। तो आप देखिए, कांग्रेस पार्टी उसके बिल्कुल विपरीत, जहां पर हमें लगता है कि हम एक बिगर पार्टनर के रूप में चुनाव लड़ सकते हैं, वहां हम ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ते हैं। जहां हमें लगता है कि भाई संगठनात्मक रूप से, या आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में कोई और दल जो हमारी समान विचारधारा का है, यदि उसके पास ज्यादा बेहतर प्रत्याशी है तो हम उसके अनुरूप चुनाव लड़ते हैं। इसी को आप गठबंधन का धर्म मान सकते हैं। जी राजनीति जी, ये 3 फेज में जो चुनाव होने वाला है, जिसमें एक फेज का इलेक्शन कंप्लीट हो चुका है 71 सीटों पे, अब 91 सीटों पर दूसरे फेज में 3 नवंबर को इलेक्शन होना है। जी, इन 91 सीटों पर कितने तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे हैं? कांग्रेस की किस तरह की तैयारी? और आपके, मैंने एक इंटरव्यू वगैरह भी देखा था, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें लेकर महिलाओं के आगे आने को लेकर आपने बहुत ही जोरदार तरीके से अपनी बात को रखी थी। मुझे लगता है महिला सशक्तिकरण को लेकर आपके कदम काफी पुरजोर तरीके से इस इलेक्शन में खासकर उठाए जा रहे हैं। तो इस 91 सीटों में कांग्रेस या महागठबंधन में कितनी महिलाओं को जगह मिली है और बिहार को किस तरीके से एक नया रिप्रेजेंटेशन देने की बात कर रही है? देखिए, 2 बातें मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी। पहली बात तो ये कि नीतीश बाबू को महिलाओं ने अभूतपूर्व समर्थन दिया था, ये सब लोगों ने इस बात को जाना है, पहचाना है। और पर दूसरा दुर्भाग्य ये है कि हमारे देश में महिलाओं का कोई वोट बैंक नहीं है, यानी महिला संगठित होकर एक जैसा वोट देती नहीं है। ये हमने ट्रेंड में देखा, पर वो बिहार में टूटा। महिलाएं आगे आई, शराबबंदी का जो एक बड़ा निर्णय लिया या जिसका उस समय वादा किया था, उसका समर्थन किया, लेकिन धोखा खाया महिला। आप देखिए, शराबबंदी आज औपचारिक रूप से है, पर डोर टू डोर डिलीवरी हो रही है। और वही नहीं, जो नौजवान पीढ़ी है, जो बच्चे हैं कॉलेज जाते हुए, स्कूल जाते हुए, वो अपनी डिक्की में शराब की बोतलें रखकर डिलीवरी का काम कर रहे हैं 500 रुपए, 1000 रुपए के लिए। तो न सिर्फ आप शराबबंदी के नाम पर धोखा देते हैं, बल्कि उसकी स्मगलिंग चल रही है आपकी नाक के तले, और उसी के साथ साथ नौजवान पीढ़ी का भविष्य भी अंधकार में झोंका जा रहा है, क्योंकि जैसे ही गिरफ्तारी होती है, जेल जाना आपके ऊपर, कार्रवाई हो जाएगी, पुलिस, एफआईआर, सारी चीजें। तो
एक तरीके से पूरा ये जो शराबबंदी जितने फायदे पहुंचाना चाहिए था इसे, जी वो पूरी जी तरीके से घातक साबित हुई। जी और महिलाओं से इसी जुड़ी भी मैं एक जी दो रफीक भाई, जी जी महिलाओं से जुड़ी जी एक दो बातें मैं और बोलना चाहूंगी। बिल्कुल आप देखिए बहुत सारी चीजें प्रत्यक्ष में, एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है कि 2017 से लेकर 20 तक 26% अपराध बढ़ गया बिहार में। दहेज बिल्कुल हत्या की बात हो या अपहरण की बात हो, बिहार पूरे देश में दूसरे नंबर पर है। लेकिन बिल्कुल उससे सर भी ज्यादा चौंकाने वाले आंकड़े ये बताते हैं कि 15 साल से 49 साल की महिलाओं में 60% महिलाएं कुपोषित थी। 20 साल से 29 साल की उम्र की महिलाओं में 90% बेरोजगारी है। पिछले साल जून 2019 से आज तक बिहार में एक महिला को नौकरी नहीं मिली। तो जिन महिलाओं ने नीतीश बाबू को ऐसा समर्थन दिया था, और आधी आबादी, लगभग आधी आबादी 50% जनसंख्या महिलाओं बिल्कुल की है, वो इस बिल्कुल बार सर वोट नहीं देंगे क्योंकि उन्होंने धोखा खाया है रफीक। बिल्कुल आपकी बात से मुझे मुझे लगता है बिहार के सभी लोग क्या पूरे देशवासी इस बात को लेकर सहमत होंगे कि महिलाओं को कहीं ना कहीं हम लोगों ने पीछे छोड़ दिया है। एक हम लोग मेन स्ट्रीम में लाने की बात करते हैं, लेकिन अभी वो चीज आने में बहुत समय लगेगा। अब ये नीति के ऊपर की बात है। एक चीज और है, बिहार में एक ही घटना से संबंधित जो महिलाओं की बात आपने करी है, मुजफ्फरपुर में आपने एक बालिका गृह कांड आपने सुना होगा, नीतीश कुमार जी के ही कार्यकाल में ये सारी चीजें होती, पूरे देश भर में इसका विरोध हुआ, लेकिन इसकी जांच नहीं हुई है। तो क्या महागठबंधन की अगर सरकार बनती है तो इस पर जांच कराई जाएगी या सृजन घोटाले जैसे मामले होगा? नहीं देखिए, बहुत सारे घोटाले, बहुत सारे भ्रष्टाचार के अलग अलग केस और महिला उत्पीड़न के जितने केस हैं जो सरकार ने, नीतीश सरकार, मोदी सरकार ने दबाने की कोशिश की, उनकी सबकी जांच होगी और जो भी दोषी है वो तत्कालीन जो देश की न्यायिक व्यवस्था है उसके हिसाब से सजा पाएगा। बिल्कुल देखिए एक दो चीजें जो मुझे बहुत खराब लगती हैं वो भाजपा के साथ जुड़ी हुई बातें हैं रफीक जी भाई। आप देखिए कि चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या कोई भी राज्य हो बिल्कुल जहाँ इनकी सरकार है, ये जो पीड़िता है उसकी मदद उन्हीं करने को की दबा बजाय रहे ये शोषण करने वालों, ये उत्पीड़न करने वालों, ये बलात्कारियों के साथ खड़े हो जाते हैं, उन्हें बिल्कुल संरक्षण देने का काम करते रहते हैं। अब आप मुजफ्फरपुर में ही देखिए, होम शेल्टर कांड जो आपने बात कही, उसमें जिन व्यक्ति का नाम आया, उनकी पत्नी उस समय सोशल वेलफेयर मिनिस्टर थी, मंजू वर्मा, मतलब सही सामाजिक न्याय की मंत्री थी। कितना बड़ा विरोधाभास है। बिल्कुल उनको टिकट दोबारा दी गई। तो आप बिल्कुल नैतिकता की बात अगर करें तो उसके मानक भाजपा और जदयू नहीं स्थापित कर रहे हैं। बिल्कुल और वहीं पर मतलब आप महिला की बात कर रहे हैं, हमने बिल्कुल उस महिला, उस माँ के भी चित्र देखे थे जो 3 साल के अपने बच्चे को लेकर लॉकडाउन के दौरान बदहवास दौड़ रही थी। उसे पता नहीं था कि बच्चा जीवित है कि मर गया और उसकी कोई मदद करने के लिए नहीं था। एग्जैक्टली हमने मैं उस इसी बच्चे पॉइंट पे को, आने वाला था, लॉकडाउन पर भी मैडम, कि हाँ जिस तरीके से लॉकडाउन किया गया पूरे देश में, बिल्कुल बिल्कुल कोई उसके लिए तरीके से प्रिपरेशन नहीं, एग्जीक्यूशन का कोई प्लान नहीं। इसके बावजूद भी बिहार के लोग सबसे ज्यादा मुझे लगता है परेशान हुए, क्योंकि पूरे देश भर में सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी की जो बात झेलने वाला राज्य है वो बिहार है, और यहाँ से सबसे ज्यादा प्लान होता है। तो इसमें आपने जो देखा कि नीतीश कुमार जी की भी बहुत प्लानिंग तरीके की नहीं थी, लोगों की किसी तरीके की मदद तरीके से नहीं की थी, बस तक का इंतजाम नहीं किया गया था। लालू यादव जी के पुत्र ने, तेजस्वी यादव जी ने एक प्रपोजल भी दिया था कि हम बस का इंतजाम करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी ने नहीं माना। तो ये जो पूरे माहौल बने हैं, क्या इसको इसको लेकर लगता है कि महागठबंधन को फायदा होगा? फायदा इन द सेंस की चूंकि अपोजिशन होने के नाते आप लोगों ने बात उठाया था कंटिन्यू, लेकिन सरकार देखिए कहीं ना कहीं फेलियर होती हुई नजर आई। मुझे ऐसा लगता है रफीक भाई कि जो मानवता से जुड़े, इंसानियत से जुड़े मुद्दे हैं, वो राजनीतिक नफे नुकसान से परे होते हैं। उसमें हम ये नहीं, सही हमें आकलन नहीं करना चाहिए कि इससे हमें चुनावी फायदा होगा कि नहीं। लेकिन जो मनुष्य की पीड़ा है उसको कम करने का काम तो जनता के प्रतिनिधि का होता ही है। और आपने देखा कि सही मोदी सरकार और नीतीश सरकार दोनों ने करीब 70 लाख प्रवासी मजदूर जो बिहार से बाहर जाकर हमारे भाई पूरे देश में मजदूरी का काम करते हैं, उनको मरने के लिए छोड़ दिया। एक तरफ बिल्कुल बीमारी मार रही थी, दूसरी तरफ लाचारी मार रही थी, और ये लाचार उनकी सरकार ने ही उन्हें बना दिया। आपने बिल्कुल ठीक कहा, तेजस्वी यादव ने कहा बसों का इंतजाम कर देंगे, प्रियंका गांधी जी ने कहा कि बिल्कुल बसों का प्रियंका गांधी इंतजाम जी कर देंगे, बसें लगा दी। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आपने 4 बस कम गिनाई, 5 बस कम गिनाई, जो लगा दी उनको परमिशन नहीं दी। सोनिया जी ने कहा कि हम, आप ट्रेन चलाइए, हम ट्रेन का किराया देंगे, लेकिन उनको किराया नहीं देने दिया गया। और बिल्कुल इसीलिए मैंने कहा कि मुजफ्फरपुर में ही एक रेलवे स्टेशन पर
बच्चा अभी हमने देखा जो अपनी मरी हुई माँ के शरीर से चादर खींच रहा था, मर गए लोग स्टेशन पे भूख से प्यास से, ट्रेनों के अंदर जो कि पहुंचना कहीं था और चली कहीं गई। और उसी के साथ साथ हमने ज्योति कुमारी को भी देखा, जो बिहार की खुददारी का प्रतीक है, जो अपने बिल्कुल, पिता साइकिल को से अपने साइकिल पिता को पर लेकर। बिठाकर गुड़गांव से दरभंगा 1200 किलोमीटर चला कर आई। बिल्कुल तो वो बिहार खुददार है। मोदी नीतीश ने उसे लाचार बना दिया, बीमारू बना दिया। और अब बिल्कुल कांग्रेस राजद और हमारा गठबंधन ही है जो एक विकल्प है दोबारा विकास की बयार लाने का। इसी मजदूर के अगर सेक्शन की हम बात करें मैडम, तो एक और भी सेक्शन है जो पूरे देश में इस वक्त पीड़ित नजर आ रहा है, वो है किसान वर्ग, जिसको जी भाजपा के एक नए कानून की वजह से बहुत ही झेलना पड़ रहा है। और मुझे लगता है कि जो एमएसपी की बात होती है, जिसको लेकर राहुल गांधी जी लगातार किसानों के पक्ष में आवाज उठा रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि बिहार के किसानों को आप किस तरीके से बताने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत सारी मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है खबर को दिखाने की कोशिश नहीं कर रही कि इसका कितना दुर्गामी बुरा असर पड़ेगा जो नए कानून बनाए गए हैं भाजपा के द्वारा। देखिए, कल मैंने मुजफ्फरपुर में प्रेस वार्ता की और जब पटना से मुजफ्फरपुर जाते हैं तो बीच में पूरा गंडक गंगा का फर्टाइल लैंड होता है। वहाँ पर छोटे केले की बहुत पैदावार है, वहाँ मुजफ्फरपुर में लीची की पैदावार है। तो बिहार में जो इसे हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन जो हैं, उनकी कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर किसान की मदद नहीं होगी, सिंचाई के रूप में मदद नहीं होगी, अन्न के स्टोरेज के रूप में मदद नहीं होगी, एमएसपी के रूप में मदद नहीं होगी, बाजार के रूप में मदद नहीं होगी, तो वो क्या करे, कहाँ जाए? क्या करें? आप देखिए, सही। यूपीए सरकार ने कहा कि हम किसानों का ऋण माफ करें और 72,000 करोड़ का ऋण माफ किया। हमारी मध्य प्रदेश, बिल्कुल राजस्थान, छत्तीसगढ़ में सरकार बनी। छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 5700 करोड़ रुपया हमने डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए किसानों के खाते में डाला सीधा। आज मोदी सरकार जब किसानों के खिलाफ 3 काले बिल लेकर आ रही है, जिससे किसान अपने ही खेत में मजदूर बन जाएगा, जिससे उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य छिन जाएगा, तो जदयू भाजपा के समर्थन में ही वोट करती है, अपने प्रदेश के किसानों के खिलाफ वोट करती है। तब करती है जब आज मक्का बिहार में जो 2500 रुपए पर क्विंटल बिक रहा था, 800 में खरीदारी नहीं हुई। आप देख रहे हैं आलू प्याज के भाव बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन किसान को कोई बिल्कुल उससे फायदा नहीं है। लोगों की बिल्कुल। थाली से अन्न छिन रहा है और अन्नदाता सही। के पेट में लात पड़ रही है। और 1 रुपया भी, रफीक भाई, 1 रुपए का लोन भी भाजपा ने, जदयू ने अगर माफ किया किसी बिहार के किसान का, तो मैं कहती हूँ कि हम वोट ही नहीं मांगे। तो ये मदद नहीं करना चाहते, सिर्फ सही। बातें करना चाहते हैं, लफाजी, जुमलेबाजी, झूठे वादे, सब्ज बाग दिखाना। अब मोदी जी आज भी बोल रहे हैं बिहार में चार चार रैली करेंगे। समस्तीपुर में अब अभी उनकी अब रैली चल रही है। अभी हाँ, तो आप मुंह पे नहीं पूछ सकता कोई, क्योंकि मोदी जी तो आजकल देखिए बिहार की जनता की नब्ज अगर हाथ में होती तो टेलीप्रॉम्प्टर से ना पढ़ना पड़ता मोदी जी को। सही बात। आजकल तो टेलीप्रॉम्प्टर लगा के जो लिखा हुआ आ रहा है वो पढ़ रहे हैं। पर सही। जनता तो उनसे यही पूछना चाहती है कि पहले आप बताइए कि आप कश्मीर और 370 की बात कर रहे हैं, विशेष दर्जा जो कश्मीर को था, आप बिहार में विशेष दर्जा जो पिछले 5 साल पहले बिल्कुल कह के गए थे, उसकी बात बिहार में क्यों नहीं करते? आप क्यों सही। नहीं बताते कि 1.25 लाख करोड़ रुपए का जुमला पैकेज पटना क्यों नहीं पहुंचा? आपने 2-4 स्मार्ट सिटी क्यों नहीं बनाई? आपने सीमांचल में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय क्यों नहीं बनाया? आप जो 55 घोटालों की बात करके गए थे नीतीश कुमार जी के, वो क्या हुए? आप बिहारियों को भला बुरा डीएनए को कह के गए थे, उसका क्या हुआ? सही। तो बिल्कुल। ये सारे सवाल हम तो जो जनता के 39 जहन में है। सांसद हैं बिहार में, जो एक एक गांव को भी अगर गोद लेके कुछ तरक्की कराते तो बिहार में बहुत कुछ बता हाँ, होता, बिल्कुल लेकिन सही कुछ भी बात नहीं है, है। बिल्कुल तो सही वोट बात है। देने वाली बात, और एक और भी इसके अलावा भाजपा के द्वारा और भी बहुत सारे वादे किए गए थे, जैसे कि मेक इन इंडिया, बहुत सारे लघु उद्योग को बढ़ावा देने वाला है। मुझे लगता है कि ये लॉकडाउन, नोटबंदी वगैरह की वजह से जितने लघु उद्योग और कुटीर उद्योग की बर्बादी बिहार में हुई है, उससे और भी हमारे देश की भी दिल की हड्डी टूटी है, और बिहार भी कहीं ना कहीं इससे नुकसान में रहा है। अब हम आते हैं मैडम एक चीज और की, अगर मान लीजिए बिहार में महागठबंधन की सरकार आती है, तो ऐसे क्या प्रायोरिटीज के काम होंगे 5 जो आपकी सरकार करना चाहेगी बिहार में? देखिए, सबसे पहली प्रायोरिटी है रोजगार, क्योंकि ठीक है। एक व्यक्ति को रोजगार मिलने से पूरा घर चलता है, लोगों की बिल्कुल। शिक्षा चलती है, लोगों का पेट भरता है, लोगों के सपने पूरे होते हैं। आज बिल्कुल। बिहार में 6 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, यानी कि हर दूसरा व्यक्ति जो है वो बेरोजगार है। और यही नहीं, जब लॉकडाउन का समय हुआ तब 47% बेरोजगारी दर बिहार की पहुंच गई थी। आज 5 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं, 60% डॉक्टर्स जो हैं वो अपॉइंटेड नहीं है, 72% नर्स अपॉइंटेड नहीं है,
शिक्षक और शिक्षाकर्मी का जो वेतन है वो समान ये सरकार वादा करके भी नहीं कर पाई है। तो मुझे लगता है प्रायोरिटी जो हमने अपने साझा संकल्प पत्र में भी की है वो 10 लाख नौकरियों का सृजन। सबसे पहली प्रायोरिटी ये होगी कि जो आदमी शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी डिग्री घर में सजाने के बाद भी खाली बैठा है, उसको हम नौकरी, हम उसको रोजगार दें। दूसरी चीज जो एक बड़ा मशहूर कार्यक्रम है भैया जी कहिन, प्रतीक त्रिवेदी करते हैं चैनल पे, तो वो जाकर लोगों से बात करते हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में। एक बात जो मुझे बड़ी पसंद आई, एक साथी बिहार के कह रहे थे, नौजवान ही था वो व्यक्ति, उसने कहा कि हमें नीतीश बाबू रोटी कपड़ा में फंसाए रहे 15 साल, अगर शिक्षा दिए होते तो हम रोटी कपड़ा खुद छीन के लेते। तो शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। हमने ये वादा किया है कि जो बिहार का पूरा बजट है उसका 12% हम शिक्षा पर खर्च करें। तीसरी चीज, जैसे कांग्रेस पार्टी यूपीए सरकार राइट टू एजुकेशन लेकर आई थी कि 14 साल से छोटे बच्चों की शिक्षा मुफ्त होगी। हम अब बिहार में कह रहे हैं कि केजी टू पीजी, केजी से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक सारी बच्चियों की शिक्षा मुफ्त की जाएगी। तीसरा, हम जब नौकरी की बात करते हैं तो हम सिर्फ संगठित वर्ग की बात सोचते हैं, जो असंगठित मजदूर हैं उनको काम देना। 100 दिन का मनरेगा का रोजगार अभी तक मिलता था, अब हम 200 दिन का रोजगार करने जा रहे हैं। तीसरा, जो इन किसानों के ऊपर कर्ज का बहुत ज्यादा बोझ है, तो जो लघु और मध्यम जोत वाले किसान हैं उनका हम कर्ज माफ करें। और दूसरा, यहाँ पर बिजली का बिल जो है वो बड़ी आफत का सबब लोगों के लिए बना हुआ है, तो बिजली का बिल माफ करने का काम भी कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर उसका बीड़ा उठाया है राजद के साथ। तो आप मानिए कि चाहे बेरोजगारी हो, महिलाओं पर अत्याचार हो, किसानों की आत्महत्या करने की लाचारी हो, लोगों का ठप काम हो, ये जो अंधकार फैला है बिहार में, कांग्रेस का हाथ लालटेन उठाएगा और वो अंधकार दूर जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है, और ये जो 5 वादे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है जो हमारे दर्शक देख रहे हैं इस पॉइंट्स को जरूर आप नोट कर लें, और उस जो इनका मैनिफेस्टो भी जारी हुआ है आप लोग उसके भी जरिए इनके पूरे वादों को पढ़ सकते हैं। लेकिन अब मेरा कहने का मतलब एक और है, राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है, महिलाओं के बारे में हमने बात की है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी का बयान आया था कि यूपी में जिस तरीके से बलात्कारियों को बचाने की कोशिश की जा रही है, उसी को ही दबाने की कोशिश की जा रही है, ये काम सरकार में नहीं होता है। तो क्या बिहार में अगर कोई इस तरह की बात सामने आती है, तो महिला से संबंधित घटना सामने आती है, तो क्या कांग्रेस इसी तरीके से मुख्य रूप से न्याय की बात करेगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आश्वस्त करना चाहती हूँ आपके जितने भी दर्शक देख रहे हैं कि कांग्रेस राज में ना कभी ऐसा हुआ ना कभी होगा कि हम पुलिस प्रशासन को, डीएम को और पूरा जो तामझाम है, न्यायिक व्यवस्था है, उसको हम पीड़िता को कटघरे में खड़ा करने के लिए इस्तेमाल करेंगे या उसके परिवार को कटघरे में खड़ा करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। आप हाथरस में सिलसिलेवार तरीके से देखिए, वो लड़की कहती रही कि मेरे साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है। सबसे पहले तो मजिस्ट्रेट के सामने जो 164 की गवाही होती है वो नहीं करवाई गई। 3 दिन तक एफआईआर में, 8 दिन तक एफआईआर में सामूहिक बलात्कार की धारा को जोड़ा ही नहीं गया। और उसके बाद भी जब उस लड़की को चिकित्सा नहीं मिली, उसको दिल्ली नहीं भेजा गया, एम्स नहीं भेजा गया, अलीगढ़ भेज दिया गया। जब हालात बहुत खराब हुए तब यहाँ दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया। जब उसकी जान चली गई तो पूरी व्यवस्था, डीएम जाकर परिवार को कहते हैं कि मीडिया तो चली जाएगी, आपको हमसे निपटना पड़ेगा, धमकाते हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश के कहते हैं कि बलात्कार तो हुआ ही नहीं है। और जो बलात्कार के कानून में जो निर्भया केस के बाद बदलाव आए हैं उन सबको दरकिनार नजरअंदाज कर देते हैं। लड़की का डाइन डिक्लेरेशन नहीं लिया जाता, संज्ञान में ही नहीं लिया जाता। फिर जो भाजपा के सांसद है वहां पर, वो आरोपियों से मिलने के लिए जेल पहुंच जाते हैं। तो ये जो पूरा प्रकरण है वो केवल और केवल परिवार को पीड़ित करने के लिए ऐसा क्यों किया जाता है? ये महिला विरोधी विचारधारा के तहत ही किया जाता है और न्यायिक व्यवस्था को रोकने के लिए किया जाता है। आप देखिए, अब मैं इसकी तुलना निर्भया कांड से करूँ। निर्भया कांड जब हुआ तो कांग्रेस सरकार के खिलाफ बहुत आक्रोश लोगों में, न सिर्फ हाथ जोड़कर हमने माफी मांगी पूरे प्रकरण के लिए, बल्कि उस समय निर्भया को सीधा सिंगापुर भेजा गया इलाज के लिए। और हम जब नहीं बचा पाए, वहां डॉक्टर नहीं बचा पाए, जब निर्भया का पार्थिव शरीर आया तो तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी और यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी उन्हें रिसीव करने के लिए वहां पर खड़े हुए थे। उसके बाद जस्टिस वर्मा कमेटी बनी जिसने तमाम नए कानून बनाए गए, एसिड अटैक
की धारा आईपीसी में जोड़ी गई। जैसा मैंने बनाया, बलात्कार के जो नियम है कि पेनिट्रेशन होना ज़रूरी नहीं है, सीमन का मिलना ज़रूरी, ये सारी चीज़ें, ये बदलाव आया। और इसी के साथ-साथ निर्भया फंड बनाने की बात की गई, और मैं इसको बिहार से जोड़ूँगी। पिछले 1 साल में निर्भया फंड का 1 रुपया नीतीश कुमार जी ने खर्च नहीं किया है। निर्भया फंड के तहत वन स्टॉप रेप क्राइसिस सेंटर बनाए जाते हैं, ताकि कोई भी पीड़िता हो उसे एक ही जगह पर चिकित्सा मिले, लीगल हेल्प मिले, पुलिस की एफआईआर भी दर्ज हो जाए। वन स्टॉप रेप क्राइसिस सेंटर 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। साइबर क्राइम प्रिवेंशन जो है महिलाओं के खिलाफ, बिहार में 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। तो ये प्राथमिकता ही नहीं है सरकार की। महिला सुरक्षा अगर नहीं होगी तो समानता और सशक्तिकरण के लिए हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। सही, बिल्कुल। ये एक विल की कमी नजर आई है सरकार में, जो इस तरह के सेंटर्स का निर्माण कराए, ना ही इस तरह के महिला के अंदर में एक सुरक्षा की भावना देने के लिए इस तरह के प्रोग्राम की बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं कुछ भाई हमारे बहुत सारे ऐसे हैं दर्शक जो देख रहे हैं, और वो ये सवाल कर रहे हैं कि पटना जो है पूरे देश में सबसे गंदे शहरों में से एक है। क्या इसके लिए कोई आप लोगों के पास मास्टर प्लान है? जैसे कि पोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से शायद पूछने की कोशिश है। नहीं, देखिए, आप ठीक कह रहे हैं। पॉल्यूशन मुझे लगता है एक बहुत ही गंभीर समस्या है, और वो सारे बड़े शहरों के लिए है। तो उसमें बहुत सारे, मतलब देखिए, एक तो बनता है शॉर्ट टर्म मेजर, एक बनता है लॉन्ग टर्म मेजर। दोनों पे काम करना पड़ेगा। तत्कालीन व्यवस्थाएं हो सकती हैं, जैसे कि जनता को जागरूक करना कि अगर आप रेड लाइट पर खड़े हो तो आपको इंजन थोड़ी देर के लिए बंद करके रखना है। जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनकी लगातार सफाई हो सके, उसके बड़े सारे माध्यम होते हैं। फिर हम किस तरीके से क्लीनर फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें सीएनजी ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरीके से आए, एलईडी बिल्कुल ही खत्म हो जाए, पॉल्यूशन चेक किस तरह से किया जाए, क्या कोई ऑल्टरनेट रूट बनाया जा सकता है बड़े ट्रक और डीजल वाले व्हीकल्स के लिए कि वो एकदम शहर के बीच से ना निकले। मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन पर काम किया जाएगा और किया जाना चाहिए भी। ग्रीन कवर कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो तमाम चीजें हैं। इस पर हम जरूर सरकार बनने के बाद सुझाव भी लेंगे और काम भी करेंगे। आखिरी बस 2 सवाल मैं आपसे पूछूंगा, फिर उसके बाद हम लोग इससे पहला ये होगा सवाल कि जो नीतीश कुमार जी के शासन में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चले, जैसे 7 निश्चय योजना, मैंने खुद उसको कवर किया था, हर एक अलग-अलग, और बहुत सारे वहाँ पर बहुत सारी गड़बड़ियाँ पाई गई, बहुत सारे उसमें घोटाले। हर वार्ड से लगभग 1 से 2 लाख रुपए की चोरी के मामले सामने आते थे। हर ठेकेदार 5 लाख 6 लाख रुपए लेके भागने के बाद लगभग 36,000 करोड़ रुपए का कम आंकड़ा सामने आया था, घोटाले हुए। इन तमाम घोटालों में बिहार की जनता का पैसा बर्बाद होता है, टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद होता है। क्या आप एक कड़े शब्दों में इसके लिए ये कह सकती हैं, मतलब आपके शासन आने के बाद इस पर बिल्कुल कड़ी कार्रवाई होगी? देखिए, ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है कि जिस प्रदेश में हर तीसरा घर गरीबी रेखा के नीचे हो, यानी कि करीब 34% लोग गरीबी रेखा के नीचे हों, वहां पर इतने बड़े घोटाले करके सरकार के लोग, मंत्री हो चाहे संतरी हो, पूरा एक श्रृंखला बनी हुई है जो भ्रष्टाचार में लिप्त है। चाहे सृजन घोटाले की बात करें, जननी सुरक्षा घोटाले की बात करें, मनरेगा घोटाले की बात करें, छात्रवृत्ति घोटाले की बात करें, जैसा मैंने कहा 55 घोटालों का आरोप तो मोदी जी ही नीतीश कुमार पे लगा चुके हैं। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अभी ये सृजन घोटाले का भी जोड़ है, जो फेविकोल का जोड़ बन के मोदी जी और जदयू को जोड़े हुए हैं। क्योंकि नीतीश कुमार घबराए इस वजह से रहते हैं कि कहीं सीबीआई का छापा पड़ जाएगा, या अगर मोदी जी ने कार्रवाई कर ली तो पता चला वो भी जेल में चले गए, क्योंकि इतनी संलिप्तता है भ्रष्टाचार में। जो भ्रष्टाचार से मुक्त कराने का बहाना बनाकर मोदी जी की गोदी में जाकर बैठ गए थे नीतीश कुमार जी, वो असल में खुद ही भ्रष्टाचार से लिप्त हैं। और मोदी जी का तो आप देखिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, जो भाजपा में आ जाता है उसके सारे दाग अच्छे हो जाते हैं। वही नीतीश कुमार जी का भी हाल हो गया, अब दाग अच्छे हो गए। जैसा कि शारदा चिटफंड स्कैम में नाम ले रहे थे ये बंगाल में बहुत से लोगों का, मुकुल रॉय जी इनके पास आए, हेमंत बिस्व शर्मा इनके पास आए, तो सारे दाग अच्छे हो गए। तो ये तो सीधी समझी बात है कि लोकतंत्र की जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं आज मोदी के हाथ की कठपुतली बनी है, और इसे खत्म करना है हमें। एक आखिरी सवाल, उसके बाद हम लोग इस प्रोग्राम को खत्म करेंगे। आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको लेकर पूरे देश में चर्चा होती है, या ये कहिए कि इस मैटर को बहुत तरीके से हाईलाइट कराया जाता है, क्योंकि किसी भी पार्टी के नेता इस बात को लेकर स्वतंत्र होते हैं कि वो किस तरह की विचारधारा के साथ रहेंगे, किस तरह की विचारधारा के साथ जुड़ेंगे।
कांग्रेस पार्टी के नेता अक्सर ऐसा क्यों होता है कि विधायक बनने के बाद वो भाजपा में शामिल हो जाते हैं, और इस चीज को बहुत ही मतलब जोर शोर से प्रोपेगेट किया गया है चारों तरफ कि भाई कांग्रेस के जो भी विधायक बनते हैं वो भाजपा में शामिल हो जाते हैं, तो हम इनको वोट क्यों नहीं दें? देखिए, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए, मैं बहुत लंबी फहरिस्त आपको गिला सकती हूँ। निरंजन ज्योति हो, चाहे उदित राज हो, शत्रुघ्न सिन्हा हो, कीर्ति आजाद हो, कांग्रेस बिल्कुल पार्टी में भाजपा बहुत से को लोग आए और लगातार आ रहे हैं। अभी शरद यादव जी की बेटी भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई। अभी पर मुंबई मुझे के ऐसा लगता एक भी। हाँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, ये आया राम गया राम कोई नई व्यवस्था नहीं है राजनीति में। ये बहुत पुरानी है और बहुत सारे लोग सत्ता को देखकर लालचवश और अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण पार्टी बदलते हैं। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि ऐसे लोगों का सफर, राजनीतिक सफर बहुत दूरगामी नहीं होता, क्योंकि जनता थाली के बैंगन को, बेपैंदी के लोटे को कभी पसंद नहीं करती है। देखिए, हम तो कहते हैं कि दल माँ के समान है, और कोई माँ को थोड़ी धोखा दे के जाता है। जो ऐसा काम करता है वो आगे जाके उसका फल भी भुगतता है। अब कहना नहीं चाहिए, पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, कल उनका मैंने एक वीडियो देखा, बड़ा मुझे आश्चर्य हुआ। वो कांग्रेस को भूले कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस नहीं, वो भी, और एक और वो कुत्ता वाला जो वीडियो था, बड़ा ही अच्छा मुझे अच्छा खराब लगा। क्योंकि जी। क्योंकि देखिए, वो कांग्रेस में जो लक्ष्मण थे, उन्हें अब विभीषण कह के बुलाया जा रहा है। और आप अपने आप को टाइगर कहने वाले अब अपने को कुत्ते की संज्ञा दे रहे हैं। बड़ा ही मुझे तो खराब लगा कि अब महाराज का ये हाल भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। तो देखिए, मुझे लगता है कि आत्मसम्मान और विचारधारा राजनीति में इसका सबसे ऊपर स्थान होना चाहिए, क्योंकि सत्ता तो आनी जानी है, परिवर्तन राजनीति का नियम है। लेकिन जो अपने मानदंडों से अगर हट जाए आदमी, जो अपनी जुबान का ना हो, वो फिर किस काम का? सही बात। तो डॉक्टर रागनी जी, आपने इतना वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ 10 तारीख को आने वाला जो रिजल्ट होगा तो आप लोगों को अनुरूप होगा, और 3 तारीख को दूसरे चरण का इलेक्शन होने वाला है 35 सीटों पर। तो जितने भी हमारे दर्शक हैं, वोट जरूर दीजिएगा, क्योंकि यही एक आपका अधिकार है जो आप सत्ता बिल्कुल। बना भी सकते हैं, किसी को हरा भी सकते हैं। एक जी जी वोट की जी अपील मैं भी करना चाहूंगी आपके माध्यम से। बिल्कुल देखिए, वोट बिल्कुल। बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 5 साल के भविष्य का निर्धारण करता है। आपका जीवन कैसा होगा, जीवन की मूलभूत सुविधाएं कैसी होंगी, और आपके लिए कैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास सुलभ होगा, ये सब वोट निर्धारित करेगा। और देखिए, आजकल भ्रष्टाचार के कारण भाजपा जदयू के पास बहुत पैसा भी है, हर तरह का प्रलोभन भी वो लोग देंगे। लेकिन मैं बस ये अपील करना चाहती हूँ कि अपनी अच्छे भविष्य के लिए आपको महागठबंधन को वोट देना होगा। और जैसा मैंने कहा कि बिहार में जो अंधकार फैला हुआ है, उसे कांग्रेस के हाथ में पकड़ी हुई लालटेन ही दूर कर सकती है। इस बात का ध्यान रखें, और कृपया आप सभी लोग वोट देने जरूर जाएं, और महागठबंधन के लिए हमारे हक में बटन दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बहुत रागनी जी, बहुत बोलने बहुत के बहुत लिए शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर रागनी नायक जी, जो कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और बिहार में इस वक्त मौजूद है। बिहार इलेक्शन को लेकर लगातार जो है वो दौरा कर रही है अलग अलग जिलों का, अलग अलग हिस्सों में, और लोगों को महागठबंधन की वोट देने के लिए और क्यों देना जरूरी है, इसके बारे में लोगों के बीच में प्रचार प्रसार कर रही है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग जितने भी ये वोट देख रहे हैं, समय कम था इसीलिए, और चूंकि वो इस वक्त भी जो है एक प्रोग्राम में ही थी, इसके बावजूद भी उन्होंने आधे घंटे का समय निकाला, मैं उनका आभारी हूँ, शुक्रिया। और हमारे एक साथी हैं डॉक्टर उत्सव जी, जो रघुनाथपुर के कैंडिडेट शायद होने थे, लेकिन टिकट नहीं मिला, कांग्रेस को वहां से सीट नहीं मिला, जिसकी वजह से वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। वो साथी में थे, हमारे हमारे साथ जुड़ना था उनको, लेकिन चूंकि डॉक्टर रागनी जी का समय ज्यादा महत्वपूर्ण था इस समय, बिहार में आई है, मध्य प्रदेश की रहने वाली है और राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस की, उनका स्वागत के तौर पे आप समझ लीजिए बिहार वासियों को करना है और देखना है कि किस तरीके से कांग्रेस जो है प्रदर्शन करती है इस चुनाव में। तो बाकी जनता जनार्दन है, जनता वोट देगी, जनता किसको चुनती है, किसके हाथ में कुर्सी देती है, किसके हाथ में सत्ता देती है, ये आने वाला 10 तारीख बताएगा।